जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था किससे, मध्यकालीन भारत या मेडिवल इंडिया को। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मध्यकालीन भारत हमें पढ़ना स्टार्ट करना है कहां से कहां तक, 712 एडी से लेकर के इसे हम पढ़ेंगे 1707 तक। 712 से ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 712 में हमारे यहाँ सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आएगा जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन कासिम, और यही आकर के सिंध में अटैक करेगा दाहिर के ऊपर। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये रूल करेगा कब से कब तक, 712 से लेकर के 714 तक। और 1707 तक ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 1707 में ही हमारे यहाँ मुगल वंश में जो सबसे क्रूर शासक होगा, मुगल शासक जिसका नाम होगा औरंगजेब आलमगीर, उसी की क्या होगी, डेथ होगी। कब, 1707 में। इसीलिए दोस्तों हम मेडिवल इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे 712 से, और ध्यान रखेंगे कब तक पढ़ेंगे, 1707। तो दोस्तों मेडिवल इंडिया में हम लोगों को शुरुआत ही किससे करनी है, सबसे पहले आक्रमण से, जो कि करने वाले कौन थे, अरेबियन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण जिसमें करने वाला कौन था, सबसे पहला आक्रमणकारी जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी है जो कि भारत में आक्रमण करने के लिए क्या हो पाया, सफल हो पाया। इससे पहले भी बहुत आक्रमण हुए, लेकिन कोई भी आक्रमणकारी क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। यही सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी है, इसलिए इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा जा रहा है। और इसका रूलिंग पीरियड है भारत में 712 एडी से लेकर के 714 एडी तक। मात्र 2 साल भारत में सिंध पर अधिकार कर पाएगा, रूल कर पाएगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इसे पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है दोस्तों कि आखिरकार इसका ध्यान क्यों आकर्षित हुआ भारत की तरफ, क्यों आखिर इस हरामखोर को भारत आने की आवश्यकता पड़ी। तो बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कोई रूलर नहीं था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम सेनापति हुआ करता था। किसका, अरब में एक रूलर हुआ करता था, अरब का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था दोस्तों, अल हज्जाज। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी अल हज्जाज नामक रूलर का ये क्या हुआ करता था, कमांडर इन चीफ हुआ करता था या सेनापति हुआ करता था। तो एक बार फिर से समझेंगे दोस्तों, अरब में एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अल हज्जाज, उसी का सेनापति हुआ करता था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को आखिर भारत आने की आवश्यकता पड़ी, तो क्यों पड़ी उसको समझते हैं दोस्तों। अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूं तो भारत का नक्शा जो कि हमारे दिलों में है, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको इसका एक छोटी सी छायाप्रति बना के दिखा देता हूं। ये मान लीजिए दोस्तों भारत का नक्शा है। दोस्तों अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम से लेकर के पूरे दक्षिण तक हमारे यहाँ एक अरब सागर है। अगर बात की जाए दक्षिण से लेकर के पूरब तक की, तो पूरब तक दोस्तों हमारे यहाँ पड़ता है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। अगर बात की जाए नॉर्थ इंडिया की, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है हमारे यहाँ क्या, हिमालय। क्या पड़ता है दोस्तों, हिमालय। और अगर इधर की बात की जाए तो यहाँ पर पड़ता है थार का मरुस्थल। अगर दोस्तों चारों तरफ से देखा जाए तो सभी तरफ से हम लोग क्या थे, सेफ थे, किसी भी जगह से कोई आक्रमण होने की आशंका हमारे देश में नहीं थी। और अगर हम कहीं से सेफ नहीं थे तो वो कौन सी जगह थी, सिंध और कश्मीर। इसलिए दोस्तों केवल और केवल आक्रमण होंगे ही कहां से, सिंध और कश्मीर से होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी सिंध में एक रूलर रूल कर रहा था जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था दोस्तों, दाहिर। और इसी सिंध की उस समय की राजधानी हुआ करती थी देवल, और उसी देवल में एक इनका बंदरगाह हुआ करता था, देवल बंदरगाह। दोस्तों इस अल हज्जाज के व्यापारिक जहाज उसी देवल बंदरगाह से गुजर रहे थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अल हज्जाज के व्यापारिक जहाज, पानी के जहाज जो कि देवल बंदरगाह से होकर के गुजरते थे,
और कुछ समुद्री लुटेरों ने क्या कर दिया, उन जहाजों पर आक्रमण कर दिया और पूरे के पूरे जहाज के माल को क्या कर लिया, लूट लिया, अपने कब्जे में ले लिया। इसी बात का हर्जाना मांगा किसने, अल-हज्जाज ने। किससे, दाहिर से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, दाहिर ने हर्जाना देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बस तभी अल-हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि जाइए और जाकर के वार्तालाप करके आइए, किससे, दाहिर से, कि आखिर वो हर्जाना देंगे या नहीं देंगे। और बस दोस्तों ध्यान रखेंगे, 712 में ही मोहम्मद बिन कासिम भारत आएगा, भारत के सिंध में आकर के अटैक करेगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिंध में ही युद्ध होगा, किसके किसके मध्य, दो लोगों के मध्य। एक साइड से होगा मोहम्मद बिन कासिम, और ध्यान रखेंगे दोस्तों इधर से डिफेंड करने के लिए आएगा कौन, राजा दाहिर। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की हत्या कर दी और उसे पराजित कर दिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिंध के इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। और उसी के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा किसके पास, सिंध की जनता के पास, और उसने सिंध की जनता को जाकर के कहा कि आज से पहले आपका जो केयर टेकर था, आपका जो रक्षा करने वाला था, वो कौन था, दाहिर था। लेकिन दाहिर को मैंने युद्ध में पराजित कर उसकी क्या कर दी है, हत्या कर दी है। इसलिए अब आप लोगों की जिम्मेदारी किसके ऊपर में है, मेरे ऊपर में है। कहने का मतलब मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर है। और यदि आपको मेरे संरक्षण में रहना है तो आपको दो बातें माननी होगी, या तो फिर आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, या तो फिर आप अगर मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हैं तो आपको एक टैक्स पे करना होगा, जिसे कहा जाएगा क्या, जजिया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत में सबसे पहले जजिया लगाने वाला व्यक्ति कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। यही मोहम्मद बिन कासिम आएगा और भारत में सबसे पहले क्या लगाएगा, जजिया लगा देगा। जजिया एक टैक्स है जो कि देना पड़ता है किसे, काफिरों को, जजिया लगाया गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये किस पर लगाया गया, काफिरों पर लगाया गया। और काफिर कौन होते हैं दोस्तों, गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम ही तो क्या कहलाते हैं, काफिर कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया किसके ऊपर, दाहिर के ऊपर, दाहिर को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। और ध्यान रखेंगे वही के लोगों पर क्या लगा दिया, अप्लाई कर दिया, जजिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसने कहा कि ये जजिया नहीं देना पड़ेगा किसे, तीन लोगों को, विकलांगों को, विधवाओं को और ब्राह्मणों को। इन तीनों को क्या नहीं देना पड़ेगा, ये जजिया नहीं देना पड़ेगा। बाकी जितने भी गैर मुस्लिम होंगे उन्हें क्या देना पड़ेगा, जजिया या एक टैक्स पे करना होगा, जो कि नॉन मुस्लिम्स चुकाएंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 712 में ही सिंध पर अधिकार हो गया किसका, मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि रहेगा कब तक, 714 तक। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों पर जजिया लगाया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, भारत में सबसे पहला वो कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने आकर के स्वर्ण सिक्के चलवाए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ स्वर्ण सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के चलवाए, जिन्हें कहा जाता था दिरहम। क्या कहा जाता था दोस्तों, दिरहम कॉइन्स। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी ने क्या चलवाए, भारत में आकर के सिंध में कुछ स्वर्ण के सिक्के चलवाए, जिन्हें कहा जाता था क्या, दिरहम कॉइन्स। और ध्यान रखेंगे, इसी राजा दाहिर की दो पुत्रियां हुआ करती थी, जिसमें से एक का नाम था सूर्य देवी। क्या नाम था, सूर्य देवी। और दूसरे का नाम था निर्मला देवी। एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था निर्मला देवी। इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों का अपहरण करके इसे भिजवा दिया किसके पास, अल-हज्जाज के पास। और अल-हज्जाज के पास ही क्यों, क्योंकि अल-हज्जाज के दो पुत्र हुआ करते थे उनके पास। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी मोहम्मद बिन कासिम ने, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में ऊंट पालन की शुरुआत करने वाले कौन है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत में ऊंट पालन की शुरुआत करने वाले भी कौन है, अरेबियन। सबसे पहले भारत में ऊंट पालन की शुरुआत भी किसने की, अरेबियंस ने की या मोहम्मद बिन कासिम ने की।
भारत में सबसे पहले ऊंट पालन की शुरुआत करने वाला। भारत में सबसे पहले अरबी घोड़े लाने वाले भी कौन हैं? अरेबियंस ही हैं, अरबी घोड़े लाने वाले। भारत में सबसे पहले खजूर की खेती शुरू करने वाले भी कौन हैं? खजूर की खेती की शुरुआत भी किन्होंने की? अरेबियंस ने की या मोहम्मद बिन कासिम ने की। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे यहाँ की 2 प्रसिद्ध पुस्तकों का क्या करवाया? अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया, अनुवाद करवाया, जिसमें से सबसे पहली पुस्तक थी चरक संहिता। कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? चरक संहिता। कनिष्क साम्राज्य के समय ये पुस्तक लिखी गई थी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी चरक संहिता का क्या करवाया गया? अरबी में ट्रांसलेशन करवाया गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुप्ता पीरियड में जो गुप्ता पीरियड का जो सबसे महान शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन, उसी हर्षवर्धन के शासनकाल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? विष्णु शर्मा। और उसी विष्णु शर्मा के द्वारा एक पवित्र पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था क्या? पंचतंत्र। यही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी पंचतंत्र, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस पुस्तक का भी इसने क्या करवाया? अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। और इस पुस्तक का नाम रखा गया कालीला वादीमना। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पंचतंत्र पुस्तक का क्या करवाया गया? अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया और इसका नाम रख दिया गया क्या? कालीला वादीमना। इसी के बाद दोस्तों लगभग 2 साल के उपरांत 714 एडी जो दाहिर की 2 पुत्रियां, जिसमें से एक थी सूर्य देवी, दूसरी थी निर्मला देवी, इन दोनों को जिसको भिजवा दिया था किसने? अल हज्जाज के 2 पुत्रों के पास किसने भिजवा दिया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भिजवा दिया था। इन्हीं दोनों लड़कियों ने या 2 कन्याओं ने कान भर दिए किसके? अल हज्जाज के। और अल हज्जाज से कहा कि ठीक है, हम दोनों बहनों को आपके दोनों पुत्रों के पास भेजा तो है किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो आपके साथ क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है, क्योंकि हमारी इज्जत, हमारी आबरू पहले ही लूट चुकी है किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसी बात को सुनते ही बौखला उठा कौन? अल हज्जाज। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अल हज्जाज ने फरमान भिजवाया किसके पास? मोहम्मद बिन कासिम के पास कि तत्काल मोहम्मद बिन कासिम कहाँ आए? अरब आए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस बात पर कंट्रोवर्सी है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा किसके पास? अल हज्जाज के पास, अल हज्जाज ने उसे क्या दे दिया? कैपिटल पनिशमेंट दे दिया या मृत्यु दंड दे दिया। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जैसे ही इस बात का पता चला मोहम्मद बिन कासिम को कि जो उसका शासक है, उसका रूलर है, उसका राजा है अल हज्जाज, वह क्या कर रहा है? मोहम्मद बिन कासिम पर संदेह कर रहा है, तो अपनी ईमानदारी प्रकट करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने अपना सर कटवा कर क्या कर दिया? भिजवा दिया किसके पास? अल हज्जाज के पास। इसीलिए दोस्तों इस मोहम्मद बिन कासिम के बारे में केवल और केवल 2 ही साल की जानकारी हमें मिलती है, 712 से लेकर के 714 एडी तक। ना तो 712 के पहले की कोई जानकारी मिलती है और ना ही 714 के बाद की। तो ये था दोस्तों सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो कि किया गया था। कहां से? अरब से। अरबों का आक्रमण जो करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और ये सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे और ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे 2 टर्किश इन्वेजन या 2 तुर्क आक्रमण के बारे में, जिसमें सबसे पहले करने वाला व्यक्ति कौन है, महमूद गजनवी, और दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसे, प्रथम तुर्क आक्रमण या फर्स्ट टर्किश इन्वेजन के बारे में। जो करने वाला व्यक्ति कौन है, महमूद गजनवी, जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसी ने लूटा किसे, भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तुर्क आक्रमण के बारे में या टर्किश इन्वेजन के बारे में। और टर्किश इन्वेजन में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, महमूद गजनवी के बारे में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनवी का जो रूलिंग पीरियड है भारत में वो है 1000 एडी से लेकर के 1027 एडी तक। 1000 से लेकर के 1027 तक हम किसे पढ़ेंगे, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तुर्क में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गजनी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी करेंटली अगर बात की जाए तो ये अफगानिस्तान में है। तुर्क में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गजनी। इसी यहाँ एक वंश चला करता था, एक डायनेस्टी चला करती थी जिसका नाम था गजनी वंश या गजनी डायनेस्टी, और इसी का दूसरा नाम था यामिनी वंश। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी वंश का दूसरा नाम क्या था, यामिनी वंश। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस गजनी वंश या यामिनी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था दोस्तों, अलप्तगीन। और इसी अलप्तगीन का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था दोस्तों, सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, महमूद गजनवी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तुर्क में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गजनी, जो कि अभी करेंट में कहां पर है, अफगानिस्तान में है। इसी गजनी में एक वंश चल रहा था, गजनी वंश या यामिनी वंश, जिसका संस्थापक कौन था, जिसका फाउंडर कौन था, अलप्तगीन। और इसी अलप्तगीन का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम क्या था, सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र ही तो कौन था, महमूद गजनवी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो सुबुक्तगीन था ये बहुत खचरा आदमी था। कहने का मतलब ये बार बार सिंध पर क्या किया करता था, अटैक किया करता था। ये बार सिंध पर अटैक करता, और सिंध में उस समय रूलर कौन था, जयपाल। जयपाल नामक एक शासक जो कि रूल कर रहा था कहां, सिंध में। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये सुबुक्तगीन ही बार अटैक किया करता था किस पर, जयपाल पर। और जयपाल बार हरा करके भेज रहा किसको, सुबुक्तगीन को। लेकिन बात है कब की, 998 की। 998 में जो है एक बार फिर से सुबुक्तगीन ने क्या किया, अटैक किया किसके ऊपर, जयपाल के ऊपर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, अब जयपाल के सब्र की सीमा भी क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही 998 एडी में अटैक किया फिर से किसने, सुबुक्तगीन ने। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जयपाल के द्वारा क्या कर दी गई, सुबुक्तगीन की हत्या कर दी गई। सुबुक्तगीन की हत्या कर दी गई, क्योंकि जयपाल बार तंग आ चुका था अटैक से किसके, सुबुक्तगीन के। इसीलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुबुक्तगीन को फिर से हराया 998 में किसने, जयपाल ने। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी जयपाल ने सुबुक्तगीन की क्या कर दी, हत्या कर दी। और क्योंकि जैसे ही सुबुक्तगीन मरा, सुबुक्तगीन के बाद अगला जो रूलर बनेगा गजनी का, वो बनेगा ही कौन, उसी का सक्सेसर, उसी का उत्तराधिकारी, जो कि कौन था, महमूद गजनवी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही महमूद गजनवी वहां की गद्दी पे बैठा, शासन करने बैठा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो एक कसम खा करके बैठा कि जिस किसी ने मेरे बाप की क्या की है, हत्या की है, उसके देश पर क्या करूंगा, हर साल कम से कम एक आक्रमण जरूर करूंगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनवी 1000 एडी में कहां का राजा बनकर के बैठा, इसी गजनी वंश का। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसा कि कसम खा करके बैठा हुआ था, इसीलिए सबसे पहले ही वर्ष 1000 ईस्वी में इसने क्या किया, अटैक कर दिया किस पर,
जयपाल पर। और जयपाल कहाँ का रूलर हुआ करता था? सिंध का रूलर हुआ करता था। तो सिंध पर आक्रमण किया किसने? महमूद गजनवी ने। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस आक्रमण का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इसमें ना तो महमूद गजनवी जीता और ना ही जयपाल जीता। दोनों का कोई निर्णय नहीं निकल पाया। पूरी तरह से क्या हो गया? फेल हो गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1000 ईस्वी में जो सिंध पर आक्रमण किया गया वो पूरी तरह से क्या हुआ? व्यर्थ गया। और क्योंकि दोस्तों हर साल एक आक्रमण करूंगा करके कसम खा करके बैठा हुआ था, इसीलिए अगले ही साल 1001 ईस्वी में फिर से घुसा कहां? सिंध पर आक्रमण करने के लिए। और सिंध पर दूसरी बार आक्रमण किया। सिंध पर दूसरी बार आक्रमण किया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस बार जब आक्रमण किया सिंध पर, तो इस बार भी रूलर कौन था? जयपाल। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? जयपाल और महमूद गजनवी के मध्य। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस युद्ध में महमूद गजनवी ने हरा दिया किसे? पराजित कर दिया जयपाल को। लेकिन दोस्तों उसकी हत्या नहीं की, बल्कि उसे बेइज्जत करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। और क्योंकि जयपाल अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए जयपाल ने क्या कर दिया? सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और इसी के बाद चैप्टर क्लोज हो गया किसका? जयपाल का। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी जयपाल का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था आनंदपाल। क्या नाम था दोस्तों? आनंदपाल। अब जो सिंध का अगला रूलर बनेगा वो रूलर ही कौन बनेगा? आनंदपाल। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिंध में अब जयपाल का किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन जयपाल के बाद ही उसी का पुत्र आ गया कौन? आनंदपाल। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनवी अभी तक जिंदा है। कहने का मतलब इस समय की बात कर रहा हूं ना, अभी नहीं जिंदा है, साला मर गया। तो बात कर रहे हैं दोस्तों 1001 ईस्वी की। 1001 में सिंध पर दूसरी बार आक्रमण किया और जयपाल और महमूद गजनवी के बाद फिर से युद्ध हुआ। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल को हराकर उसे पराजित कर दिया और उसे बेइज्जत करके छोड़ दिया। और अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया कौन? जयपाल। और जयपाल ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली या सुसाइड कर लिया। और इसी के बाद जयपाल का ही एक पुत्र जिसका नाम था आनंदपाल, वो आनंदपाल ही क्या बन गया? सिंध का अगला रूलर बन गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी के बाद इसके फेमस आक्रमण को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी बनी होती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बात है 1006 ईस्वी की। 1006 ईस्वी में फिर से एक बार आक्रमण किया किसने? महमूद गजनवी ने। किस पर? ध्यान रखेंगे दोस्तों, नगरकोट मंदिर पर। कौन से मंदिर पर? नगरकोट मंदिर पर, जो पड़ता है कहां? हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही एक मंदिर पड़ता है, नगरकोट मंदिर। इस नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया कब? 1006 ईस्वी में। इसी के बाद इसने 1008 ईस्वी में, 1008 एडी में आनंदपाल पर आक्रमण किया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आनंदपाल कौन था? जयपाल का ही पुत्र था कौन? आनंदपाल। तो इसने कहा सिंध पर आनंदपाल पर आक्रमण किया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आनंदपाल को हरा करके ये फिर इसे लूट के वापस भाग गया कहां? अपने देश गजनी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी के बाद 1011 और 12 ईस्वी में इसने हमारे दो मंदिरों को लूटा, मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया। मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया 1011 और 1012 ईस्वी में। इसी के पश्चात 1014 ईस्वी में, 1014 एडी में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया दोस्तों? स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया दोस्तों। ध्यान रखेंगे, जो कि कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, जब 1014 एडी में या ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया,
तो उसने कौन सी मूर्ति को तुड़वाया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा महादेव की मूर्ति को या शिव की भगवान की मूर्ति को, लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों वो ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि स्थानेश्वर महादेव मंदिर में किसने चक्र स्वामी की मूर्ति को क्या करवाया था? तुड़वाया था। कौन सी मूर्ति को तुड़वाया था? चक्र स्वामी की मूर्ति को तुड़वाया था। और ध्यान रखिए दोस्तों, चक्र स्वामी अवतार माने जाते हैं किसके? भगवान विष्णु के। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पर जब इसने अटैक किया तो इसने चक्र स्वामी की मूर्तियों को क्या करवाया था? तुड़वाया था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सबसे फेमस आक्रमण माना जाता है, जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, वो है 1025 ईस्वी, जो कि कहाँ हुआ था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में ही क्या लगा हुआ था? सोने का दरवाजा लगा हुआ था, जिस सोने के दरवाजे को भी लूट करके भाग रहा था कौन? महमूद गजनवी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब महमूद गजनवी उस पूरे के पूरे मंदिर को लूट करके भाग रहा था तो ये भागेगा ही किधर से? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भागेगा कहां से? राजस्थान के पास से होकर के। तो यही राजस्थान के पास ही, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस पर अटैक कर दिया अचानक से किसने? जाटों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया महमूद गजनवी के ऊपर। और ध्यान रखेंगे लगभग 50% लूटा हुआ सामान जाटों के द्वारा क्या कर लिया गया? वापस हथिया लिया गया। और इसी बात से काफी खफा हुआ कौन? महमूद गजनवी। इसीलिए दोस्तों, महमूद गजनवी ने अपना सबसे अंतिम आक्रमण ही किस पर किया? 1027 ईस्वी में अपना सबसे अंतिम आक्रमण ही किस पर करेगा? ये जाटों पर करेगा। इसने अपना सबसे अंतिम आक्रमण किस पर किया? जाटों पर किया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि जब जाटों पर अंतिम बार आक्रमण किया किसने? महमूद गजनवी। तो इतना आहत हो चुका था महमूद गजनवी इस आक्रमण से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो चोटें हैं किसे आई थी? महमूद गजनवी की आई थी। इसीलिए 1027 ईस्वी में ही इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। सॉरी, 1027 ईस्वी में क्या हुआ? ये वापस चला गया कहाँ? गजनी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हुई। 1030 ईस्वी में इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। और इसका चैप्टर क्लोज हुआ, धरती का बोझ कम हुआ। 1030 ईस्वी में क्या हो गया? ये मर गया, नरक को प्राप्त हो गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका सबसे अंतिम आक्रमण कहाँ है? भारत में। भारत में इसने किया था किस पर आक्रमण? जाटों पर आक्रमण, क्योंकि वो कहाँ पर थे? दिल्ली के पास हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सबसे फेमस आक्रमण माना जाता है वो है 1025 एडी, जो कि कहाँ हुआ था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुजरात का जो रूलर था या शासक था, जिसका नाम था भीम प्रथम। क्या नाम था दोस्तों? भीम प्रथम। इसी भीम प्रथम के द्वारा ही क्या करवाया गया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही वो व्यक्ति है गुजरात का भीम प्रथम, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाएगा। इसी के बाद इस चोर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महमूद गजनवी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन बनेगा? इसके जो लेखक होंगे वो बनेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अब हम बात ही किसके बारे में करेंगे? महमूद गजनवी के प्रसिद्ध लेखकों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे महमूद गजनवी के प्रसिद्ध लेखक। ध्यान रखेंगे दोस्तों, महमूद गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध लेखक था उसका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था दोस्तों? अल-बरूनी। और इसी अल-बरूनी ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। क्या नाम था दोस्तों? तहकीक-ए-हिंद, या इसे भी जाना जाता है किताब-ए-हिंद के नाम से।
महमूद गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध लेखक था उसका नाम क्या था दोस्तों? अल-बरूनी। और ध्यान रखेंगे इसी अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद या किताब-ए-हिंद नाम की पुस्तक लिखी थी। इसका जो दूसरा फेमस राइटर था उसका नाम था फिरदौसी। क्या नाम था दोस्तों? फिरदौसी। और इसी फिरदौसी ने शाहनामा, इसी फिरदौसी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? शाहनामा लिखी गई थी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका जो तीसरा प्रसिद्ध लेखक था उसका नाम था कुतबी। क्या नाम था दोस्तों? कुतबी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसी कुतबी ने एक प्रसिद्ध किताब थी चचनामा। उसी चचनामा का क्या करवाया था? फारसी में अनुवाद करवाया था, फारसी में अनुवाद किया था। ध्यान रखिए दोस्तों चचनामा नाम की एक फेमस किताब थी जिसका कुतबी ने क्या किया था? फारसी में ट्रांसलेट किया था। और इसका जो अंतिम चौथा क्या था प्रसिद्ध लेखक था उसका नाम था बैहाकी। क्या नाम था दोस्तों? बैहाकी, जिसने पुस्तक लिखी थी तारीख-ए-सुबुक्तगी। और नाम से ही पता चला गया होगा इस चोर का ही बाप कौन था? कहाँ गया चोर? ये अलब्तगीन का गुलाम हुआ करता था कौन? सुबुक्तगीन। और उसी सुबुक्तगीन का बेटा हुआ करता था खचरा कौन? ये महमूद गजनवी। तो तारीख-ए-सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन किसका बाप हुआ करता था? महमूद गजनवी का बाप हुआ करता था। और उसी महमूद गजनवी के बाप के लिए पुस्तक लिखी थी बैहाकी ने, जिस पुस्तक का नाम क्या पड़ा? तारीख-ए-सुबुक्तगीन। तो ये थे दोस्तों कौन? पहला टर्किश इन्वेजन या पहला प्रथम तुर्क आक्रमण, जो कि करने वाला कौन था? सबसे पहला चोर महमूद गजनवी। अब इसी के बारे में इसी के बाद दूसरे एक और चंडाल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कौन? मोहम्मद गौरी। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों मोहम्मद गौरी।